नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबा। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए राजनीतिक दल ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में लगातार करेंगे 4 रैलियां। प्रधानमंत्री में सबसे पहले बेलगावी में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उसके बाद उत्तर कन्नड़ के सिरसी, दावणगेरे और बेल्लारी में रैलियों को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ 3 रैलियां करने वाले हैं। अमित शाह कासगंज, मैनपुरी और इटावा में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट की करेंगे अपील। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चुनावी प्रचार करेंगे। वे बंगाल के बहरामपुर और नदिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा के गंजम में जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता भाजपा राजनाथ सिंह आज गुजरात में करेंगे चुनावी प्रचार। राजनाथ सिंह अहमदाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भाजपा नेता राजनाथ सिंह अहमदाबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ आज बरेली, बदायूं और एटा में करेंगे जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। वे कटक जिले के सालेपुर में प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी आज गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। सिंघवी अहमदाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज चुनावी अभियान सिद्धम 3.0 की करेंगे शुरुआत। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक सार्वजनिक रैली को करेंगे संबोधित। बरेली में भी करेंगे प्रचार। बसपा सुप्रीमो मायावती आज उत्तर प्रदेश के मुरैना में एक रैली को करेंगी संबोधित। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज तिलक नगर में करेंगी रोड शो। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से की मुलाकात। मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई और उनके काम के लिए बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। असम के गुवाहाटी में मतदाताओं के बीच मतदान को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए साइकिल रैली का किया गया आयोजन। साइकिल रैली निकाले जाने के बाद कामरूप मेट्रो के जिला आयुक्त सुमित सत्तावन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि तीसरे चरण के मतदान में अच्छा मतदान प्रतिशत होगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी 2 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश की लंबित सीटों सहित लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी अगली सूची करेगी जारी। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से सीईसी को प्रस्ताव दिया गया कि गांधी परिवार को अमेठी और रायबरेली सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया। मणिपुर बाहरी संसदीय क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्रों के 6 मतदान केंद्रों पर 30 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी पत्र के अनुसार मणिपुर संसदीय क्षेत्र के उखरूल विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों के अलावा चिनगई और करौंग के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान किया जाएगा। कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय क्षेत्र के हनूर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर 29 अप्रैल को पुनर्मतदान करवाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा चुनाव सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी मिलने के बाद वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने कहा कि वे राष्ट्रहित में करेंगे काम। भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए भी 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें चंपुआ विधानसभा सीट से वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर शर्मा को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया, जबकि अभिनेता अरिंदम राय को सालेपुर से बनाया गया उम्मीदवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान को लेकर देश का राजपूत समुदाय नाराज। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कह गए कि पहले देश में राजा महाराजाओं के शासन काल में जब जिसका मन करता था वो उसकी जमीन छीन लेता था।
मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्रांसजेंडर्स फैशन शो का किया गया आयोजन। इस दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय की ओर से जागरूकता बढ़ाते हुए वोट करने की भी अपील की गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 65 में एक बिल्डिंग में आज सुबह भीषण आग लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। मौके पर आग बुझाने की कोशिशें जारी। गाजियाबाद में मैनापुर औद्योगिक क्षेत्र के गोदाम में आग लगी। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने का काम जारी। उत्तराखंड के टेहरी जनपद में एक वाहन अनियंत्रित होकर 30 मीटर गहरी खाई में गिरा। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर चालक की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के मीरान साहिब इलाके में संदिग्धों ने एक मिठाई की दुकान पर गोलीबारी की। पुलिस जांच में जुटी। ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को फिर भेजा समन। ईडी ने खान की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में अगले हफ्ते 29 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में नशीले पदार्थ बनाने वाली कई लैब्स का भंडाफोड़ किया। एनसीबी ने बताया कि ऑपरेशन प्रयोगशाला 1 के तहत की गई कार्रवाई में अब तक करीब 300 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त की गई। देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में देश के पूर्वी और दक्षिण हिस्से में तेज लू जारी रहने की जताई आशंका। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में लू चलने का जताया अनुमान। ओडिशा में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि अभी 13 दिनों तक हीट वेव रहेगी जारी। 2010 के बाद अब तक का ये सबसे अधिक जारी रहने वाला हीट वेव होगा। राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान 39 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 30 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का जताया अनुमान। पश्चिमी विक्षोभ का ज्यादा असर रहेगा। मैदानी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना। राम मनोहर लोहिया अस्पताल खास सड़क की एम्बुलेंस कर रहा है तैयार। इस एम्बुलेंस में वो सारे इंतजाम होंगे जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक के मरीजों का इलाज हो पाए। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीआर पार्क में वॉकथॉन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम का आयोजन किया। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह जेल भेजा गया उसके खिलाफ हमने जेल का जवाब वोट से अभियान भी शुरू किया। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बूंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान सीबीआई ने बूंदी में आरोपी रेत माफिया के कई ठिकानों पर मारे छापे। गुजरात के अहमदाबाद में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी गतिविधि के रूप में एक ड्रोन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद 6 देशों को प्याज भेजने की अनुमति दी। केंद्र की पश्चिम एशिया और कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2000 टन सफेद प्याज की निर्यात की मिली अनुमति। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार 6 देशों बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दे चुका है। आरबीआई ने नियमित बैंक बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए के न्यूनतम नेटवर्थ होने समेत मानदंडों को पूरा करने वाले स्मॉल फाइनेंस बैंकों के आवेदन आमंत्रित किए। आरबीआई ने कहा कि नियमित बैंक बनने का लक्ष्य रखने वाली एसएफबी की पिछली तिमाही के अंत में न्यूनतम नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। पतंजलि फूड्स ने नए कारोबार में एंट्री का किया ऐलान। और वक्त छोटे से ब्रेक का है। मेरे एक वोट से घर में मुफ्त राशन आया। अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। पतंजलि फूड्स ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि निदेशक मंडल ने पतंजलि आयुर्वेद के गैर खाद्य पोर्टफोलियो के साथ तालमेल बढ़ाने के सबसे कुशल तरीके का मूल्यांकन करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी है। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के आईटी सेवा क्षेत्र के राजस्व में धीमी वृद्धि के बीच देश के दिग्गज आईटी कंपनियों में बीते वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों की संख्या में आई 70,000 की कमी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल
की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भी आईटी सेवा क्षेत्र के राजस्व में वृद्धि लगातार दूसरे वर्ष भी धीमी रह सकती है और इस वर्ष क्षेत्र के राजस्व में 5 से 7% की वृद्धि रह सकती है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 87.27 लाख आवेदकों ने एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण कराया। पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक निजी सेक्टर में सबसे अधिक नौकरियों की मांग वित्त और बीमा सेक्टर में हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, आईटी और संचार के साथ साथ अन्य प्रकार के प्रोफेशनल सेक्टर्स के लिए भी बड़ी संख्या में नौकरियों की मांग आई। आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हो रही है सबसे ज्यादा नौकरियों की मांग। अमेरिका के बैंकिंग रेगुलेटर फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने रिपब्लिक फर्स्ट बैंक की संपत्तियां की जब्त। रिपब्लिक फर्स्ट बैंक 2024 में डूबने वाला पहला बैंक बना। इससे पहले पिछले वर्ष नवंबर में सिटीजन्स बैंक डूब गया था। एफडीआईसी ने कहा कि पेंसिल्वेनिया का फुलटन बैंक रिपब्लिक फर्स्ट बैंक का संचालन शुरू करने और उसकी संपत्तियां जमा खरीदने पर सहमत हुआ है। निजी क्षेत्र के आईसीआईसी बैंक का शुद्ध लाभ बीते वर्ष की चौथी तिमाही में 18% से ज्यादा बढ़कर 11,672 करोड़ रुपए रहा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बीते वर्ष की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 10% घटकर 724 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी ने बताया कि प्रावधानों में भारी उछाल से मुनाफा घटा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माताओं को नई परियोजनाएं शुरू करते समय देश के सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करना चाहिए। एस कृष्णन ने कहा कि सरकार नई परियोजनाओं के विषय पर खुलकर बात कर रही है और कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा रहा है कि किसी परियोजना को तैयार करते समय देश के सुरक्षा के जो हित हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। मई के दौरान 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। इसमें 4 रविवार, 2 शनिवार की छुट्टी शामिल। साथ ही देश के कई हिस्सों में अलग अलग कारणों से 8 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद भारत बन जाएगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाजार। वहीं डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर $8,000 करोड़ होगा। 2030 तक भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे होंगे ऑनलाइन खरीदारी। फिलहाल भारत का ई-कॉमर्स बाजार करीब $1,130 करोड़ का, जो करीब 21% की दर से आगे बढ़ रहा है सालाना तौर पर। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई-कॉमर्स बाजार में वृद्धि के कारणों में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सबसे अहम। 2022 में यूपीआई के जरिए $1.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हुआ लेन देन। दक्षिणी चीन के ग्वांगझाओ में आए बवंडर से 5 लोगों की मौत जबकि 33 अन्य हुए घायल। बवंडर से 141 कारखानों की इमारतें क्षतिग्रस्त। बवंडर के बाद दक्षिणी चीन में कई दिनों तक भारी बारिश, इसकी वजह से आई बाढ़। बचावकर्मी पानी में फंसे हुए निवासियों को निकालने में जुटे। ग्वांगडोंग प्रांत में बड़े बाढ़ के कारण करीबन 11 लाख से ज्यादा लोग स्थानांतरित किए गए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से करीब 143 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी जानकारी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया के जावा द्वीप से लगभग 102 किलोमीटर दक्षिण में, वहीं भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर की। यूक्रेन पर रूस के हमले में 4 बिजली संयंत्र हुए क्षतिग्रस्त। रूस ने यूक्रेन पर 32 मिसाइलें दागी। इसकी वजह से यूक्रेन की वायुसेना ने 21 मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया। बिजली संयंत्र से जुड़ी कंपनी DTEK ने कहा कि ऊर्जा संयंत्रों में कई लोग घायल हुए। दक्षिण पूर्वी नेप्रोपेट्रास क्षेत्र में 2 बिजली संयंत्र हुए प्रभावित। पश्चिमी लवीव और इवानो फ्रैंकोविस्क क्षेत्रों में भी हमले की सूचना मिली। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में मिसाइल हमले में एक मनोरोग अस्पताल क्षतिग्रस्त हुआ और एक व्यक्ति की भी हुआ घायल। और वक्त एक थोड़े से ब्रेक का। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर बसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान। फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद का स्वागत जो करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले में यूरोपीय संघ को गैस आपूर्ति करने के जो संयंत्र हैं वो प्रभावित हुए।
बांग्लादेश के विदेशी मंत्री हसन महमूद ने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका रीता चौधरी को 1971 की मुक्ति संग्राम का सार बताने वाली नई किताब की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके देश के कई लोग उपन्यास से इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। अमेरिका के साउथ कैरोलिना प्रांत में एक सड़क हादसे में 3 भारतीय महिलाओं की मौत। तेज रफ्तार के चलते कार ने खोया नियंत्रण। कार करीब 20 फीट हवा में उछलकर पेड़ों से टकराई। दुर्घटना में मरने वाली 3 महिलाएं गुजरात की आनंद जिले की रहने वाली हैं। उनकी पहचान रेखाबेन पटेल, संगीताबेन पटेल और मनीषाबेन पटेल के रूप में की गई। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कई देशों के करीब 28.2 करोड़ लोगों ने 2023 में किया भीषण भूख का सामना। ये संख्या 2022 के मुकाबले 2.4 करोड़ ज्यादा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भूख का एक पैमाना तय किया, जिसकी वजह से 5 देशों के करीबन 7 लाख से ज्यादा लोग 5वें चरण में हैं, जिसकी वजह से इसे उच्चतम स्तर माना गया। रिपोर्ट की माने तो 20 देशों में भूख की मुख्य वजह हिंसक संघर्ष। इन देशों में लगभग 13 करोड़ 50 लाख लोगों ने गंभीर खाद्य असुरक्षा का किया सामना। सूडान में हालात सबसे ज्यादा गंभीर। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत ने शादमान चौक का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने के मुद्दे पर उच्च न्यायालय से और समय देने की मांग की है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन लोगों के साथ कोई भी समझौता करने से किया इनकार जिन्होंने देश को गुलाम बनाया। उन्होंने कहा कि वे 9 और साल जेल में रहने के लिए तैयार, लेकिन इन लोगों के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का दमदार प्रदर्शन जारी। लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। राजस्थान की जीत में कप्तान संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल का अहम योगदान। संजू सैमसन ने 33 गेंदों पर बनाए नाबाद 71 रन, तो वहीं ध्रुव ने नाबाद 52 रन की पारी खेली। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। वहीं आज दिन के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक दूसरे के खिलाफ होंगी। ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को खेले गए पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 10 रन से हरा दिया। भारतीय हॉकी टीम ने गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने जताई उम्मीद, पेरिस ओलंपिक में टीम का प्रदर्शन रहेगा बेहतरीन। बोले ऑस्ट्रेलिया दौरे से काफी कुछ सीखने को मिला। भारतीय पहलवान दीपक पुनिया को भरोसा, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में होंगे सफल। विश्व क्वालिफाइंग के लिए कर रहे हैं जोरदार मेहनत। आईआर की टीम सऊदी प्रो लीग खिताब में पहुंची और करीब अल फतेह की टीम को 3-1 से दी मात। वहीं अल शबाब की टीम ने अल एहतियात की टीम को 3-1 से दी मात। जीत के साथ सऊदी प्रो लीग में 9वें स्थान पर खुद को पहुंचा चुका है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड की शेफील्ड यूनाइटेड पर 5-1 की दमदार जीत। मैच में अलेक्जेंडर इसाक ने किए 2 गोल। ईपीएल के एक अन्य मुकाबले में एवर्टन ने ब्रेंटफोर्ड को 1-0 से हराया। मैड्रिड ओपन में राफेल नडाल की जीत का दौर जारी। एलेक्स डे मिनार को 7-6, 6-3 से हराया। पोलैंड की इगा श्वांतेक ने अंतिम 16 में बनाई जगह। रोमानिया की सुराना कर्टिटी को 6-1 से हराया। अमेरिका की कोको गॉफ ने भी जीत के साथ खुद को आगे बढ़ाया। यूक्रेन की डायना येस्त्र मस्का को हराकर अगले दौर में बनाई जगह। ब्राजील के महान खिलाड़ी मार्टा इस साल के अंत में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से लेंगे संन्यास। मशहूर अमेरिकी गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स और उनके पिता जेमी स्पीयर्स के बीच वर्षों पुराना कानूनी विवाद सुलझा। कंजर्वेटरशिप को लेकर दोनों के बीच लंबे वक्त से चल रहा था विवाद। रिलीज होने के पहले ही कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 काफी चर्चाओं में। फिल्म का पहला सिंगल ट्रैक 1 मई को किया जाएगा रिलीज। तमन्ना भाटिया की फिल्म अरना मनाई 4 में नजर आने वाली है। हाल ही में तमन्ना ने फिल्म के सेट से एक बेहतरीन स्टंट वीडियो किया साझा। दमदार प्रमोशन के बावजूद आयुष शर्मा की करियर की तीसरी फिल्म रुस्लान ने ओपनिंग डे पर महज 60 लाख का किया कलेक्शन। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।